हम एक वेडिंग फेयर शादी की प्रदर्शनी में पहुंचते हैं जहां खुश या थोड़े परेशान एक जोड़े मौजूद हैं। तभी एक आदमी धड़धड़ाता हुआ अंदर आता है और एक नए प्रोडक्ट तलाक बीमा का ऐलान करता है। वह हैरान भीड़ को समझाता है कि आज के समय में तलाक एक आम आपदा बन चुका है और लोगों को इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। भीड़ हैरान है कि कोई नई सगाई करने वाले जोड़ों के बीच तलाक का प्रचार क्यों करेगा, लेकिन वह तर्क देता है कि जीवन बीमा मौत को बढ़ावा नहीं देता, वह बस मदद करना चाहता है और सबको इसका फायदा उठाने के लिए कहता है। जाहिर है इसका नतीजा यह होता है कि उसे और उसकी टीम को फेयर से भगा दिया जाता है। अब 3 महीने पहले की बात दिखाई जाती है जब वही आदमी एक संघर्षरत एक्चुअरी बीमा गणक होता है जो कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वह एक सपना देखता है जिसमें उसका बीमा आदर्श उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम क्या था, और वह इस सवाल के जवाब के साथ नींद से उठता है। वह तुरंत अपने ऑफिस पहुंचता है और तलाक बीमा का आइडिया अपने बॉस को बताता है। उसे नहीं पता कि उसके बॉस को अभी अभी फोन पर तलाक की धमकी मिली थी, इसलिए यह आइडिया उसे कुछ ज्यादा ही आकर्षक लगने लगता है। वह आदमी गहराई से रिसर्च करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है और फिर पूरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देता है। कुछ लोग शक में होते हैं, लेकिन उसका बॉस, जो अब अपने तलाकशुदा जीवन की कल्पना कर रहा है, मान जाता है और इस तरह प्रोजेक्ट डिवोर्स इंश्योरेंस शुरू हो जाता है। इसके बाद टीम बनाने की बारी आती है। वह अपने झल्लाए हुए सहकर्मी, जो उसका बचपन का दोस्त और तलाकशुदा भी है, के पास जाता है। उनकी मुलाकात में एक बबल गन से हमला होता है जो काफी मजेदार है। वह दोस्त तभी टीम में शामिल होता है जब वह आदमी अपनी 3 बार की शादी और तलाक का सच बताता है। जवाब: पहली पत्नी के साथ शादी को लेकर मतभेद थे, दूसरी के साथ दुनिया को देखने का नजरिया अलग था और तीसरी के साथ जीवन को लेकर दृष्टिकोण अलग था। सुनकर दोस्त उसे बेवकूफ समझता है, लेकिन वादा निभाता है और टीम में शामिल हो जाता है। दोनों जश्न में साथ शराब पीते हैं। दूसरी तरफ हम एक अंडरराइटर से मिलते हैं जो खुद एक बुरे तलाक से गुजर रही होती है। वह अकेले के लिए किराने की चीजें खरीदने की आदत नहीं डाल पाई है और सामान वापस रखने लगती है। जब वह घर लौटती है, उसका एक्स घर का सामान उठा रहा होता है। उसे कुछ नहीं छोड़ता, सिर्फ एक फ्लैट जो लोन पर लिया गया था और उसके नाम पर रखा गया। वो आदमी धोखेबाज भी है और बेशर्म भी। उसे सिर्फ अपनी बिडेट की स्क्रू की चिंता है, जैसे कि वो खुद पूरा स्क्रू लूज हो। अंडरराइटर की एक अच्छी दोस्त है जो उसे इंटरव्यू के लिए मोटिवेट करती है। कहती है कि वह अपनी प्यारी और शांत छवि छोड़ दे और एकदम नया, थोड़ा अजीब और बेबाक अवतार अपनाए। बाद में वह अपने पुराने गद्दे को बाहर फेंकने का फैसला करती है। तभी वह आदमी शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ आ जाता है। वह घबरा जाती है, गिर जाती है और उसे भी अपने साथ गद्दे पर खींच लेती है। जैसे ही दोनों जमीन पर होते हैं, एक चादर ऊपर से गिरती है और उन दोनों को ढक लेती है। बैकग्राउंड में कोई बाइक वाला रोमांटिक जैज म्यूजिक चला रहा होता है। अब बस पुलिस स्टेशन का चक्कर लगना तय था। दोनों पर सार्वजनिक अभद्रता का आरोप लगता है। वे एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन तभी वह आदमी पहचानता है कि यह वही लड़की है जिसे वह पहले किराने की दुकान में रोते हुए देख चुका था। वह माफी मांग लेता है। बाहर निकलने के बाद दोनों सहमत होते हैं कि दोबारा मिलना सही नहीं होगा। वह कहता है कि दोबारा मिलना इतना दुर्लभ है जितना कि एक सफेद रंग का रैकून देखना। काश उसे पता होता कि वह एक के ड्रामा में है। और फिर वे दोबारा मिलते हैं उस कंपनी के इंटरव्यू में जहां वह अपनी टीम के लिए लोग ढूंढ रहा है। वह लड़की अब अपने अजीब सा कूल अवतार में आती है, लेकिन उसे देखकर वह आदमी उसे टीम में ले लेता है। अब टीम में वह खुद, उसका दोस्त, वह अंडरराइटर, उसकी दोस्त और टीम लीडर शामिल हैं। फिर टीम लीडर कहता है कि एक और व्यक्ति है जिसका आना बाकी है, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे ही वह महिला ऑफिस में प्रवेश करती है, वह आदमी उसे देखता है और चौंक जाता है। वह कोई और नहीं, उसकी तीसरी एक्स-वाइफ है। अब तो वाकई मजा आने वाला है। उस आदमी की एनर्जी और टीम की केमिस्ट्री पहले ही मजेदार थी, लेकिन अब जब उसकी एक्स भी इसमें शामिल हो गई है तो कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जब उसने अपने तलाक की वजहें बताई थीं तब वह बहुत कुछ छुपा रहा था। अब सच्चाई सामने आएगी। द डिवोर्स इंश्योरेंस का दूसरा एपिसोड नारे के तलाक के कारणों पर डेटा इकट्ठा करने के लिए एक टीम प्रोजेक्ट शुरू करने के साथ खुलता है। वह एक व्यावहारिक, डेटा संचालित दृष्टिकोण में विश्वास करती है, जो हान देओल के अधिक भावनात्मक दृष्टिकोण से टकराता है। की जून हान देओल का पक्ष लेता है,
जबकि डेबोक तटस्थ और राजनयिक बना रहता है। नारे को जियोन मैन में एक अप्रत्याशित सहयोगी मिलता है और वह उन्हें टीम बनाने का प्रस्ताव देती है। हालांकि वह इस विचार से उत्साहित नहीं है। नारे सोचती है कि क्या कीजून उसके आसपास असहज है, लेकिन वह उदासीन दिखता है। वह उसे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सूचित करती है, क्योंकि उसे चीनी शाखा का प्रमुख पदोन्नत किया गया है। डेटा संग्रह के लिए जियोन मैन वास्तविक काम की तुलना में गेमिंग में अधिक रुचि रखता है। वह नारे को अपना शोध करने के लिए एक इंटरनेट कैफे में खींच ले जाता है। इस बीच कीजून और हान देओल फोकस ग्रुप इंटरव्यू करने का फैसला करते हैं, लेकिन इसके बजाय कीजून उसे दोपहर के भोजन पर ले जाता है, जहां उनकी पार्किंग स्थल को लेकर हान देओल के पूर्व पति से बहस हो जाती है। कीजून रॉक पेपर सिजर्स के खेल के माध्यम से वह जगह जीत लेता है। फिर वह उसे कॉफी के लिए एक मंदिर ले जाता है, जहां एक महिला भिक्षु उनसे जुड़ती है, जो कि जून की पूर्व पत्नी निकली। वह जल्दी से बहाना बनाता है कि हान देओल साक्षात्कार करने के लिए बेहतर अनुकूल है। उत्सुक होकर हान देओल भिक्षु से उसके तलाक के बारे में पूछती है। भिक्षु बताती है कि वह हमेशा आध्यात्मिकता का पीछा करना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय अपने परिवार की इच्छाओं का पालन किया। कीजून ने उसके जाने और अपनी पुकार का पालन करने के फैसले का समर्थन किया और उनका तलाक सौहार्दपूर्ण ढंग से हो गया। भिक्षु हान देओल को सांत्वना देती है, जो अपने तलाक के बारे में शर्मिंदा महसूस करती है। कहीं और आह यंग एक सोलोगैमी स्वविवाह वेडिंग किट खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रेता मना कर देता है, यह दावा करते हुए कि आह यंग के इरादे संदिग्ध हैं। विक्रेता समझाता है कि सोलोगैमी का मतलब अधूरी शादी के सपनों की भरपाई करना नहीं है। नारे और जियोन मैन अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से बंधन बनाना जारी रखते हैं। वे एक पल साझा करते हैं जब वह संक्षेप में सो जाती है, और बाद में वे ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं। वह पूछता है कि वे पहले कभी क्यों नहीं मिले, और वह बताती हैं कि उसका और कीजून का शादी के 3 महीने बाद ही तलाक हो गया था। जब वह पूछता है कि क्यों, तो वह कीजून द्वारा कही गई किसी बात का हवाला देती है। मंदिर में वापस कीजून और हान देओल एक तारा देखने के कार्यक्रम के लिए रुकते हैं। वह उसे द फ्यूनरल ऑन ऑफ वर्ड्स नामक एक कविता के बारे में बताता है, जिसने शब्द बीमा में उसकी रुचि को प्रेरित किया। वह कहता है कि वह उत्पाद विकास टीम में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि यह अवधारणा उसे पसंद आई। हान देओल पूछती है कि क्या उसे कभी शब्दों से ठेस पहुंची है। इस बीच नारे इस बात पर विचार करती है कि उनकी शादी शब्दों के साथ कैसे समाप्त हुई। उन्होंने इसे कानूनी रूप से पंजीकृत भी नहीं कराया था। वह मानती है कि शब्दों में चोट पहुंचाने की अपार शक्ति होती है और स्वीकार करती है कि वह भी शब्द बीमा चाहती है। टीम के सदस्य प्रत्येक अपनी आदर्श बीमा पॉलिसियों के बारे में दिवास्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। हान देओल अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अभिमान बीमा की कल्पना करती है। जियोन मैन अंतरिक्ष यात्रा बीमा के बारे में सोचता है, क्योंकि वह अंतरिक्ष में पहले कुत्ते लाइका की कहानी लाता है। दोनों जोड़े अलग अलग तारों को देखते हैं, प्रत्येक अपना शांत अंतरंग पल साझा करते हैं। बाद में नारे हान देओल के साथ एक बुनाई कार्यशाला में शामिल होती है। नारे हरे रंग का ऊन चुनती है, कीजून का पसंदीदा रंग, जबकि हान देओल अपने लिए कुछ बुनती है। वे पछतावे पर चर्चा करते हैं और नारे स्वीकार करती है कि उसे अभी भी कीजून के लिए भावनाएं हैं, भले ही उसे अपने तलाक का पछतावा न हो। जैसे ही टीम पॉलिसी को पूरा करने के करीब पहुंचती है, उनका लक्ष्य तलाक की दरों को कम करना भी है। वे युगल बंधन कार्यक्रमों जैसी अतिरिक्त सेवाओं पर विचार मंथन करते हैं। जश्न मनाने के लिए वे बॉलिंग जाते हैं। हान देओल को खेलना नहीं आता है, इसलिए कीजून उसे सिखाता है। ईर्ष्यालु होकर नारे जोर देकर कहती है कि वह उसे भी सिखाए। टीम 2 समूहों में बांट जाती है। नारे, डेबॉक और जियोन मैन बनाम कीजून, हान देओल और आह यंग। हर बार जब कीजून और हान देओल एक दूसरे की जीत पर खुश होते हैं, तो नारे स्पष्ट रूप से चिढ़ जाती है। अगला कराओ क्या आता है। टीम के पीने, गाने बदलने और बहस करने के कारण अराजकता फैल जाती है। जब रात खत्म होती है, तो नारे कीजून को ईर्ष्यालु बनाने के लिए जियोन मैन को लिफ्ट की पेशकश करती है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। उसने पहले ही हान देओल के साथ लिफ्ट की व्यवस्था कर ली है, जो संयोग से उसका पड़ोसी है। अलग होने से पहले वे डेबॉक को याद दिलाते हैं कि आज विश्व विवाह दिवस है और सुझाव देते हैं कि वह अपनी पत्नी को एक उपहार दे। वह गलत समझता है और उसे टोफू लाता है, यह सोचकर कि आज मैरिनेटेड टोफू दिवस है। उसकी पत्नी निराशा में चली जाती है। अंत में
पॉलिसी स्वीकृत हो जाती है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। 3 दिनों में 30 पॉलिसी बेची जानी चाहिए और बीमाकृत जोड़ों के बीच 6 महीने तक कोई तलाक नहीं होना चाहिए। एक बैठक में सीईओ नारे को पहली बार तलाक बीमा शुरू करने के लिए बधाई देते हैं। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराती है। टीम कठिन आवश्यकताओं पर घबरा जाती है, लेकिन की जून सुझाव देता है कि वे शादी से पहले घबराहट का अनुभव कर रहे जोड़ों को लक्षित करने के लिए एक वेडिंग फेयर में शामिल हों। अराजक कार्यक्रम में कुछ लोग साइन अप करना शुरू कर देते हैं, जिनमें एक होने वाली दुल्हन, दूसरी दुल्हन की माँ और अंततः एक दूल्हे की माँ शामिल हैं। अंतिम दृश्य में 2 महिलाएं बूथ के पास आती हैं और एक दूसरे को पहचान कर चौंक जाती हैं। वे रिश्तेदार हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत हान देओल के एक भयानक सपने से होती है। वह गिर रही है और उसका लाल क्रोशिया से बना गुब्बारा धीरे धीरे खुलता जा रहा है। जब वह जागती है तो हमें पता चलता है कि पूरी टीम की जून के घर पर सो रही है, जबकि वे तलाक की दरें कम करने के लिए अपने नए प्रतिवाद पर काम कर रहे हैं। सुबह जियोन मैन और की जून खुद को एक ही बिस्तर पर जागते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। इस बीच हान देओल सभी 30 तलाक बीमा अनुबंधों को रोक देती है। एक फ्लैशबैक में ससुराल वालों की एक जोड़ी संयुक्त पॉलिसी लेने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वे शर्तों पर सहमत नहीं हो पाते हैं, जिससे तनाव पैदा होता है। अचानक एक अप्रत्याशित बाढ़ आ जाती है। वेडिंग फेयर का हर जोड़ा तलाक बीमा के लिए साइन अप करना चाहता है, हालांकि उनमें से ज्यादातर पहले से ही झगड़ रहे हैं। एक साथी पॉलिसी में दिलचस्पी रखता है, जबकि दूसरा बुरी तरह से नाराज है। हान देओल बताती है कि 0% तलाक दर सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आवेदकों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और केवल उन जोड़ों को स्वीकार करना होगा जिनके अलग होने की संभावना सबसे कम है। कहानी स्लीपओवर पर वापस जाती है। आह यंग हान देओल के घर पर रहना चाहती है, लेकिन वह खाली है, इसलिए की जून अपना घर दे देता है। उस रात आह यंग की जून को फोन पर कोमल और देखभाल करने वाली आवाज में बात करते हुए सुन लेती है। संदिग्ध होकर वह हान देओल को बताती है कि उसे लगता है कि की जून की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। काम पर वापस टीम जोड़ों की पात्रता की जांच के लिए एक एआई मॉडल को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है। पुनर्विवाह के डेटा के लिए वे अनिच्छा से ओह जोंगडो को लाते हैं, एक स्वार्थी, नापसंद सहकर्मी। प्रशिक्षण ज्यादातर सुचारू रूप से चलता है, सिवाय 2 छोटी समस्याओं के। डेबोक की शादी नीरस और परेशान है, और की जून को अचानक पूछा जाता है कि उसका कई बार तलाक क्यों हुआ है। यह की जून की बहन जिंजू के एक फ्लैशबैक को ट्रिगर करता है, जो उससे अपनी नाखुशी के कारण तलाक लेने की इच्छा के बारे में बता रही है। युवा और आदर्शवादी की जून उसे और कोशिश करने के लिए कहता है और शादी में बने रहने के कारण बताता है। उसकी समझ की कमी से दुखी होकर वह चली जाती है, उस हरे रंग के स्कार्फ को छोड़कर जिसे वह उसके लिए बुन रही थी। वर्तमान में सीईओ पॉलिसी की व्यवहार्यता के बारे में संदेह व्यक्त करता है, लेकिन नारे चुप रहती है। सौभाग्य से जिन जोड़ों को रोका गया था वे मूल्यांकन के लिए वापस आ जाते हैं। कुछ बहस करते हैं, कुछ तालमेल में हैं और कुछ एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। यहाँ तक कि ससुराल वाले भी वापस आ जाते हैं और अंततः एक ऐसे अनुबंध पर सहमत हो जाते हैं जिससे दोनों खुश हैं। जियोन मैन लगभग यह कहकर सब कुछ बर्बाद कर देता है कि कुछ शादियां शादी के दिन रद्द हो जाती हैं। नाराज होकर ससुराल वाले पीछे हट जाते हैं, जब तक कि कीजून अपनी विशिष्ट अजीब आकर्षण का उपयोग करके मामले को शांत नहीं कर देता। वे उसे माफ कर देते हैं और यहाँ तक कि उसे शादी में भी आमंत्रित करते हैं। पास ही सीईओ और नारे गुप्त रूप से तलाक बीमा शुरू करने पर चर्चा करते हैं, किसी को भी यह बताए बिना कि वे शुरू से ही इसमें शामिल थे। टीम डेबॉक के साथ अच्छी खबर साझा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने सफलतापूर्वक 30 योग्य जोड़ों का बीमा कर लिया है। जियोन मैन नारे को बताना चाहता है, लेकिन डेबॉक खुद खबर देने के लिए दौड़ पड़ता है। उस शाम की जून और हान देओल कचरा निकालते समय एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वे बात करते हैं और की जून स्वीकार करता है कि उसे चिंता है कि तलाक बीमा की पेशकश करके उसने शायद पहले से खुशहाल रिश्तों में संदेह पैदा कर दिया है। हान देओल उसे आश्वस्त करती है, कोई भी शादी कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती है और सबसे खुशहाल जोड़े भी तूफानों का सामना कर सकते हैं। की जून अपनी बहन पर विचार करता है और अंततः उसके दर्द को समझता है। अगले दिन
की जून हान देओल को ससुराल वालों की शादी में यह सुनिश्चित करने के लिए ले जाता है कि यह सुचारू रूप से चले। लेकिन कहानी में मोड़ आता है, जोड़ा भाग जाता है। इसलिए ससुराल वाले उनके बिना ही शादी की रस्म करते हैं। की जून ताली बजाना शुरू कर देता है और सभी उसमें शामिल हो जाते हैं। आभारी होकर ससुराल वाले की जून को अब अप्रयुक्त शादी की लिमो उधार लेने देते हैं। हान देओल और की जून शैंपेन पीते हैं और शानदार सवारी का आनंद लेते हैं। लेकिन जब लिमो एक संकरी सड़क पर फंस जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो की जून हान देओल को बस मुस्कुराने और एक भागी हुई दुल्हन की तरह नाटक करने के लिए कहता है। वे भाग जाते हैं और कुछ लोग तो यह सोचकर जयकारे भी लगाते हैं कि वे भाग रहे हैं। हालांकि फिर से मुसीबत आती है। 30 बीमा अनुबंधों में से 5 अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि रहस्यमय व्यक्ति जिसके लिए की जून ने हेयर अपॉइंटमेंट बुक किया था, वह कभी नहीं आया। जवाब पाने के लिए दृढ़ संकल्पित की जून दोनों समस्याओं को एक साथ हल करने का फैसला करता है और एक संग्रहालय की ओर जाता है। एपिसोड 3 के अंत में यह पता चलता है कि उनहयोंग, जिंजू का पति, संग्रहालय में काम करता है। की जून उसके पास जाता है एक लक्ष्य के साथ, उसे तलाक बीमा पॉलिसी लेने के लिए मनाना। एपिसोड 4 की शुरुआत हान देओल और की जून के पैदल ही ट्रैफिक जाम से निकलने के साथ होती है। की जून के जाने के बाद हान देओल निराश महसूस करती है, यह मानते हुए कि वह जरूर किसी गर्लफ्रेंड से मिल रहा होगा। उसी पल उसकी मुलाकात अपने पूर्व बॉस ज्योंगसिन से होती है। वे साथ में खाना खाने जाते हैं और ज्योंगसिन इस बात पर अपनी खुशी जाहिर करती है कि हान देओल ने अपने लिए आवाज उठाई और तलाक ले लिया। बातचीत के दौरान ज्योंगसिन कुछ उदास दिखती है, लेकिन हान देओल को तलाक बीमा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस बीच की जून उनह्योंग से मिलता है और उससे तलाक बीमा करवाने का आग्रह करता है। हमें पता चलता है कि जिंजू का निधन हो गया है और उनह्योंग खुद को दोषी मानता है। एक मोन्टाज दिखाता है कि कैसे की जून हमेशा उनह्योंग पर नजर रखता था। की जून अफसोस जताता है कि काश उसने अपनी बहन का भी उसी तरह ध्यान रखा होता, यह इशारा करते हुए कि उसकी मौत आत्महत्या हो सकती है। दोनों आदमी रोते हैं और की जून उनह्योंग से कहता है कि वह अपनी जिंदगी को पटरी पर लाए, भले ही इसका मतलब फिर से प्यार पाना हो। कहीं और जियोन मैन एक लॉन्ड्रोमैट में अपने स्नीकर्स धो रहा है। नारे आती है और मशीन में एक टेढ़ी बियर फेंक देती है। जियोन मैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। भालू फट जाता है। वह उसे एक उदास पिल्ले जैसी आंखों से देखती है और वह अंततः उसकी गंदगी साफ करने में मदद करता है। घर वापस हान देओल सुइन के फर्नीचर से खाली हुई जगहों से विचलित है। बेचैन महसूस करते हुए वह आह योंग को फोन करती है, जो वर्तमान में अपने माता पिता द्वारा तय की गई एक ब्लाइंड डेट पर है। आह योंग अपने डेट वुंग सिक को तलाक बीमा के कागजात दिखाकर डराने की कोशिश करती है। वह उन्हें छीन लेता है, जिससे दस्तावेज फट जाता है। एक होटल बैंड गलती से उन्हें बधाई देता है, जैसे कि वे सगाई कर रहे हों। खुश होकर वुंग सिक इसे भाग्य मानता है। आह योंग भाग जाती है, लेकिन वह उसका पीछा करता है और कहता है कि वह काम के प्रति उसके जुनून को समझता है। उसे प्रभावित करने के लिए वह नृत्य करना शुरू कर देता है। पता चलता है वह एक नौसिखिया नर्तक है। वह उसके साथ शामिल होने पर विचार करती है, लेकिन अंततः फिर से भाग जाती है। नारे और जियोन मैन एक रेस्तरां जाते हैं, जहां मालिक अचानक हंगामा करता है और रजिस्टर से सारे पैसे निकाल लेता है। नारे गुस्से में है। जियोन मैन मालिक की पत्नी को तलाक बीमा पॉलिसी की पेशकश करता है। फिर वह नारे से अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपने साथ दोपहर का भोजन करने के लिए मना लेती है। जियोन मैन के घर पर माहौल अजीब है। वह उसे बैठने के लिए एक छोटी सी कुर्सी देता है, लेकिन वह फिर भी भोजन का आनंद लेती है। इस बीच हान देओल एक पूरी तरह से थके हुए की जून से मिलती है, जो उससे मिलने के लिए पूरी तरह से दौड़कर आया था। वह शिकायत करता है कि वह ऊब गया है और कॉफी चाहता है, इसलिए वह उसे साथ चलने देती है। जब वह बुनाई कर रही होती है तो वह उसके बगल में सो जाता है। कहीं और डेबॉक अकेला है, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा है जिसके साथ वह घूम सके, लेकिन हर कोई उससे बचता है, यह मानते हुए कि वह उन्हें बीमा बेचने की कोशिश करेगा। वह यह भी देखता है कि उसकी पत्नी ने अपनी वैवाहिक स्थिति बदलकर सिंगल कर दी है, इसलिए उसे नीचा दिखाने के लिए वह एक सेल्फी पोस्ट करता है। जब की जून उठता है तो वह हान देओल के बुनाई के शौक से हैरान होता है। वह बताती है कि बुनाई में एक गलती पूरे काम को बिगाड़ सकती है।
और वह एक विशेषज्ञ बनना चाहती है ताकि जब जिंदगी मुश्किल हो तो वह टूट न जाए। की जून भी सीखने की इच्छा व्यक्त करता है, अपनी बहन द्वारा अधूरा छोड़ा गया एक काम पूरा करने के लिए। वे अपने तलाक के बारे में बात करते हैं। की जून स्वीकार करता है कि उसका तलाक उसकी अपनी तुच्छता के कारण हुआ। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि की जून और नारे का शादी के बाद पहला बड़ा झगड़ा हुआ था। नारे ने अपना पिछला घर नहीं बेचा था और कहा था कि वह अपनी अलग जगह रखना चाहती है। की जून को दुख हुआ कि उसने उससे यह बात छिपाई थी, लेकिन उसने तर्क दिया कि शादी को उसके पूरे जीवन पर हावी नहीं होना चाहिए। जॉन मैन इस दर्शन से सहमत है। नारे के साथ एक बातचीत में वह याद करता है कि उसकी पूर्व पत्नी हर चीज को नियंत्रित करती थी और उसे अंततः एहसास हुआ कि उसे निजी स्थान की आवश्यकता है। तलाक के बाद वह और की जून एक साथ मछली पकड़ने जाते थे। एक यात्रा पर जॉन मैन ने एक पत्थर का पालतू जानवर उठाया, मजाक करते हुए कि कम से कम यह उसका न्याय तो नहीं करेगा। एक मॉल में सुएन और उसकी नई गर्लफ्रेंड हान देओल से टकरा जाते हैं, जो कि जून के साथ किराने का सामान खरीद रही है। सुएन हान देओल का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, उस पर उसका पीछा करने का आरोप लगाता है। वह आखिरकार चिल्लाती है और जब वह आगे बहस करने की कोशिश करता है तो की जून बीच में आता है और सुएन को जाने के लिए कहता है। बाद में की जून हान देओल से कहता है कि उसे अपने लिए खड़े होने पर गर्व है। बाद में जब नारे जॉन मैन के घर से निकलने की तैयारी कर रही होती है तो वह उल्लेख करती है कि वह अगली बार अपनी कुर्सी लाएगी। जॉन मैन भ्रमित रह जाता है क्योंकि वह अब आधा खाली टेडी बियर वहीं छोड़ जाती है। कार्यालय में कोई गुप्त रूप से तलाक बीमा दस्तावेजों की छानबीन कर रहा है। टीम को पता चलता है कि उनके पास अंतिम रूप देने के लिए केवल 2 अनुबंध बचे हैं और अब उन्हें उच्च जोखिम वाले जोड़ों की पहचान करना शुरू करनी होगी। जब नारे सुनती है कि की जून पूरा पिछला दिन हान देओल के साथ था तो वह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती है। हान देओल पर इसका कोई असर नहीं होता और वह एक फिजियोग्नोमिस्ट, चेहरा पढ़ने वाले से मिलने के लिए की जून के साथ चली जाती है। चेहरा पढ़ने वाले के पास कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं होता है, इसलिए वह परेशान जोड़ों की पहचान करने के तरीके को समझाने के लिए सीधे एजेंटों के चेहरों पर आरेख बनाता है। इस बीच डेबॉक अपने दोस्त सियोक गी, एक ट्रैवल एजेंट के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी के प्रतिवादों में मदद करता है। वे दोनों नाटक करते हैं कि उनकी शादियां ठीक चल रही हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इस बात से खफा हैं कि उनकी पत्नियां जिंदगी का आनंद ले रही हैं। उत्तरी रोशनी का एक पोस्टर उनकी नज़र खींचता है। कहा जाता है कि यह रोमांस को फिर से जगाता है। दोनों आदमी अपनी पत्नियों को वहां एक यात्रा पर ले जाने का फैसला करते हैं। एपिसोड के अंत में की जून और हान देओल अपने चेहरे के आरेखों का विश्लेषण करते हुए हंसते और एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। जब की जून उसके चेहरे से निशान पोंछने में मदद करता है तो हर बार जब वह बहुत करीब आता है तो हान देओल शर्मा जाती है। तभी एफएसएस, वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा का कोई व्यक्ति बुरी खबर लेकर आता है। पॉलिसी में एक उल्लंघन है। अगर की जून इसे ठीक नहीं कर पाता है तो उनकी मंजूरी रद्द हो सकती है।